इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई विथ एजम्पशन एंड एक्सेप्शन। सो अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के हिसाब से 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का और 8 मार्क का इस टॉपिक से कंपलसरी क्वेश्चन पूछेगा, तो मेक श्योर ये लेक्चर जो है पूरा ध्यान से देखिएगा। इस लेक्चर में आपको मैं याद करवा दूंगा ये आंसर, ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो आपके साथ पेन पेंसिल स्केल नोटबुक सब लेके बैठिए और जो मैं बता रहा हूँ आपको उसी सीक्वेंस में आप लिखिए, आपको आंसर भी याद हो जाएगा और आपको जो है समझ में भी आ जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, देखो जब भी आप कोई भी लॉ ऑफ सप्लाई या लॉ ऑफ डीएमयू या लॉ ऑफ डिमांड कोई भी अगर आप लॉ एक्सप्लेन करते हैं तो आप सबसे पहले क्या लिखना होता है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली जो लॉ है वो किसके बारे में है वो आप लिख सकते हो। तो यहां पे अगर आप देखोगे, लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसका एक फंडामेंटल मतलब बेसिक है, ठीक है। लाइक अ लॉ ऑफ डिमांड, जैसे लॉ ऑफ डिमांड था वैसे लॉ ऑफ सप्लाई भी फंडामेंटल है। अब देखो यहां पे अपना मेन पॉइंट ये बचता है, ये फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, फर्स्ट पॉइंट दैट इज इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, नोटबुक में लिखिए। लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। तो लॉ ऑफ सप्लाई इंट्रोड्यूस बाय अल्फ्रेड मार्शल। कहां पे इंट्रोड्यूस किया था? उसकी बुक में। बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये आपका पहला सेंटेंस हो गया कि आपको कहां से लिखना है, आपको लिखना है इट से, यहां से जो है आपको लिखना है कहां तक का? इकोनॉमिक्स तक का, ठीक है, यहां तक है। विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890, ये भी आप लिख लीजिएगा। तो अब आपको यहां पे क्या समझ में आया, लिख लिया आपने, ठीक है। नाउ क्या समझ में आया कि लॉ ऑफ सप्लाई है उसको फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। कब जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था और कहां पे इंट्रोड्यूस किया था? अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और कब किया था? 1819 जो पब्लिश हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक था उसका पब्लिश हुआ था 1890 में पब्लिश हुआ था। तो आपको समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में आपका एक फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? लॉ ऑफ सप्लाई इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल या डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। कहां पे? इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब? विच वॉज पब्लिश इन 1890। तो आपका ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए? ये जो लॉ है, लॉ ऑफ सप्लाई, वो क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशन। क्या एक्सप्लेन करता है? फंक्शनल रिलेशन। किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। ये जो फंक्शनल रिलेशन है, मतलब अगर प्राइस चेंज होगा उसकी वजह से सप्लाई भी चेंज होगा। तो बेसिकली दोनों का क्या हो गया? फंक्शनल रिलेशन बता दिया। दैट मीन्स इफ देयर इज एनी चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस के अंदर कुछ भी चेंज होता है तो उसकी वजह से सप्लाई भी क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। बोलो, याद हो गया? 2 सेंटेंस। पहला सेंटेंस, सर लॉ ऑफ सप्लाई फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था। कहां पे इंट्रोड्यूस किया था? इन हिज बुक। बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स था। कब पब्लिश हुआ? 1890 में पब्लिश हुआ। दूसरा, लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये आपका इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ पे 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन आप कितने फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, ठीक है। अगर आप पास हो रहे हो तो 1 मार्क्स मिलता है, अगर आप फेल हो रहे हो तो वहां पे 1.5 मार्क्स देके आपको पुश किया जाता है पास करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने खुद बोर्ड का पेपर चेक किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? स्टेटमेंट। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन। फिर स्टेटमेंट पे जाते हैं हम लोग। स्टेटमेंट बेसिकली, स्टेटमेंट ऑफ लॉ होता क्या एक्चुअली? देखो, स्टेटमेंट ऑफ लॉ मतलब पूरा जो लॉ है, मतलब जो सप्लाई ऑफ सप्लाई है वो किसके बारे, मतलब उसका एक 2 लाइन में एक तरीके का डिफाइन कर देना, मतलब सेंट्रल आइडिया ऑफ लॉ। मतलब ये लॉ ऑफ सप्लाई है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है वो चीज समझाना, उसको स्टेटमेंट ऑफ लॉ बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? मैं बार बार देखता हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसमें जो है माइक आवाज जो है गायब हो जाता है, तो पूरा 1 घंटा आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। सो आई यूज्ड टू कीप वॉचिंग दैट ऑडियो बरोबर है कि नहीं बरोबर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ समझ में आ गया। अब इसको लिखना कैसे, इसको समझो आप, ठीक है। यहां पे देखो लिखा है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, इस सेंटेंस का मतलब क्या है वो आपको समझ जाएगा। जस्ट थोड़ी देर दीजिए मुझे, 2 मिनट दीजिएगा।
अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। आगे बोलता है हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, और लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लेस क्वांटिटी सप्लाइड। देखो याद रखिए, एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? क्या लिखा है? हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया HMLL, दैट इज हायर द प्राइस ऑफ commodity and more quantity is supplied. L, lower the price of commodity, L, less quantity is supplied. बोलो स्टेटमेंट याद हुआ कि नहीं याद हुआ? HMLL, higher the price of commodity, more quantity is supplied, lower the price of commodity, less quantity is supplied. इसको अगर मैं सिंबल फॉर्म में लिखूं, इसका मतलब हो रहा है क्या हुआ, जब मेरा प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रहेगा तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा एज अ सेलर, जब मुझे प्रोडक्ट का प्राइस कम मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट को कम सप्लाई करूंगा। इसी सेम चीज को क्या बना दिया इसने, स्टेटमेंट बना दिया। मतलब लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या एक्सप्लेन करेगा, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हायर क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लोअर क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब सर ये अदर थिंग वाला आप समझा दीजिए नाउ। अब अदर थिंग वाला आप कैसे समझोगे? अब मुझे यहां पे आप क्वेश्चन बताइए कि सर यहां पे हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लोअर क्वांटिटी सप्लाइड। सर यहां पे सप्लाई जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है। सर किसकी वजह से चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से। ये आप बात मानते हो कि नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लेस क्वांटिटी सप्लाइड। तो प्राइस की वजह से क्या हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है और घट रहा है। मतलब यहां पे आप ये चीज समझ लीजिए, लिख लीजिए कि मतलब लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि सप्लाई बढ़ेगा और घटेगा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। लिखिए आप क्या लिखोगे, सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि ये अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट क्या है। तो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट यही है कि प्राइस की वजह से सप्लाई घट रहा है बढ़ रहा है। तो सर क्या सप्लाई सिर्फ प्राइस की वजह से घटता बढ़ता है क्या? आंसर इज नो। सर क्यों? देखो बेटा, अगर बारिश का सीजन चला गया, विंटर सीजन में अपन इंटर कर दिए, तो क्या अपन अम्ब्रेला लेके चलेगा? नहीं, अपन उलन क्लॉथ पड़ेगा ठंडी से बचने के लिए। ठंडी का सीजन गया, गर्मी का सीजन आ गया, तो जब गर्मी का सीजन आएगा तो अपन क्या करेगा, ठंडा आइसक्रीम खाएगा, बरोबर ना, ठंडा पानी पिएगा अपन, बरोबर समझ रहे? तो अब मतलब क्या हुआ, सीजन चेंज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। सीजन की वजह से क्या होगा, सप्लाई चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा, राइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, कम से कम हो। तो ये सारे क्या है, अदर फैक्टर है। देखो यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है आपको ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई अगर आप देखोगे तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंट, लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइस लिखा है। तो ये जो प्राइस को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स हैं जो किसको इफेक्ट करते हैं, सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। किसको इफेक्ट करते हैं, सप्लाई को। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई इफेक्ट होता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। मतलब सप्लाई में इंक्रीजेस और में सप्लाई में डिक्रीजेस। ध्यान से सुनिएगा, सप्लाई घटेगा या बढ़ेगा किसकी वजह से, सिर्फ प्राइस की वजह से क्या सर? नहीं सर, ये सारे फैक्टर की वजह से, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की वजह से और नेचुरल कंडीशंस की वजह से, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, इसकी वजह से चेंज होगा। इतने सारे फैक्टर की वजह से कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी भी आ गया, क्लाइमेट कंडीशंस भी आ गया, नेचुरल कंडीशंस को जो हमने बताया, कॉन्स्टेंट, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी आ गया। तो क्या ये एक फैक्टर है क्या सप्लाई को चेंज होने के? आंसर इज नो। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लॉ ऑफ सप्लाई में क्या बोलता है, प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ेगा और प्राइस की वजह से सप्लाई घटेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे।
लिख लो, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। प्राइस को छोड़ के, किसको, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के अंदर परिवर्तन होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के अंदर चेंज होगा, लेकिन मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होगा सप्लाई। लेकिन ये जो अदर फैक्टर हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचुरल कंडीशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, ठीक है, अदर फैक्टर्स, ये सब चेंज नहीं होगा। ये सब चेंज नहीं होगा मतलब इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसे ही है। अगर चेंज भी होता है तो क्या बोलता है अल्फ्रेड मार्शल, अपन क्या कर देंगे, अजम्पशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अजम्पशन कर लेंगे। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर बीइंग इक्वल मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई बढ़ेगा और घटेगा, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इसीलिए बोला अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मतलब पहले बोल दिया अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, उसके बाद बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगा, कम होगा। अंडरस्टूड, बोलो यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन सिंपल वर्ड, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, राइज इन प्राइस रिजल्ट इन राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। मतलब वही बोला है कि अगर अदर वर्ड से हम लोग बोले तो अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम हुआ तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। Thus, there is a direct relationship between the quantity supplied. ये नोट कीजिएगा, जो there is a direct relation किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। ये डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या हुआ, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर दी सप्लाई। मतलब क्या हुआ, जब प्राइस घटा तो सप्लाई भी घट गया, जब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ गया, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए क्या बोला, वो डायरेक्ट रिलेशन बोला है। समझा कि नहीं समझा। अगर इसको हम लोग सिंबॉलिकली अगर एक्सप्लेन करें तो यहां पे क्या बोला है, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब अगर ये जो है ना, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, इसका मतलब क्या बोलता है, अगर मेरा सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। सो अगर प्राइस के अंदर कुछ चेंज हुआ तो मेरा सप्लाई भी क्या होगा, चेंज होगा। देखो प्राइस के अंदर कुछ चेंज हुआ तो सप्लाई भी चेंज हुआ, प्राइस के अंदर चेंज हुआ तो सप्लाई के अंदर चेंज। इसीलिए सप्लाई किसका फंक्शन है, प्राइस का फंक्शन है। सप्लाई किसका फंक्शन है, प्राइस का। ध्यान से सुनो, प्राइस के अंदर अगर चेंज हुआ तो सप्लाई भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब सप्लाई चेंज हुआ किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। तो सप्लाई किसका फंक्शन है, प्राइस का। इफ देयर इज एनी चेंज इन प्राइस लीड्स टू चेंज इन सप्लाई, तो सप्लाई किसका फंक्शन हुआ, प्राइस का, क्योंकि प्राइस के अंदर चेंज हुआ तो सप्लाई भी चेंज हुआ, तो सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। अंडरस्टूड। चलो ना, यहां पे लिखा है एस क्या है, सप्लाई है। एक्स मतलब कमोडिटी है, 10 20 25 30 कमोडिटी जो भी रहेगा, एक्स कमोडिटी, ए कमोडिटी, बी कमोडिटी, पी मतलब प्राइस, एफ मतलब फंक्शन। फंक्शन मतलब उस अगर प्राइस चेंज हुए तो उसके वजह से क्या फंक्शन होगा, सप्लाई ऑल्सो चेंज, राइट। यहां तक क्लियर है। चलो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, बोलो हाँ सर समझ में आ गया। अब अपन क्या डिस्कस करते हैं, अजम्पशन डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, अजम्पशन। अजम्पशन मतलब होता है, आप मान लीजिए कि अज्यूम करना मतलब मान लेना कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अज्यूम करना मतलब मान लेना, ठीक है, कुछ चीज अगर वो पॉसिबल है भी तो भी हम लोग मान लेना कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अज्यूम कर लेना। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉस्ट, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब यहां पे जो है लॉ ऑफ सप्लाई ने मान लिया, लॉ ऑफ सप्लाई ने क्या किया, मान लिया। क्या मान लिया, मान लिया, मान लिया। ये एक मिनट, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही। मान लिया, क्या मान लिया कि जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब आप अज्यूम कर लो कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आप अज्यूम कर लो कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लिख लिया आप लोगों ने, लिखो क्या लिखे आप लोगों ने, कि मान लो कि, क्या मान लो कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। मतलब मान लो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। वही चीज यहां पे बोला है, देखो, इट अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ सप्लाई ने अज्यूम किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, राइट। आगे, अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द सेलर। अगर कॉस्ट चेंज हो जाता है तो सेलर का जो प्रॉफिट है वो भी चेंज हो जाएगा। देयरफॉर, इसलिए लेस क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट दी
सेम प्राइस। इसलिए क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मेरा प्रोडक्ट बनाने की लागत अगर कम हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट बनाने की लागत, जो खर्चा लग रहा है, अगर मेरा खर्चा कम हो जाए तो मैं 10 रुपए का समोसा क्या करूंगा, 5 रुपए में बेचूंगा। 20 रुपए का वड़ा पाव की जगह पर मैं 5 रुपए का वड़ा पाव बेचूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एक वड़ा पाव बनाने का ही 2 रुपए खर्चा लग रहा है, तो मैं 5 रुपए बेचूंगा तो भी तो मेरे को 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, बरोबर ना। तो ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चेंज हो जाएगा तो मेरा सप्लाई भी क्या हो गया, चेंज हो गया। बात समझ रहे? जब मैं 2 रुपए में वड़ा पाव बना रहा हूं तो मैं 5 रुपए में बेच रहा हूं, तो मतलब मेरा सप्लाई चेंज हुआ। किसकी वजह से? कम लागत की वजह से, कम प्राइस में ज्यादा, मतलब कम पैसे में मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूं। लेकिन यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई में क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई में क्या बोला है कि अगर, सिर्फ क्या बोला है, अगर सप्लाई बढ़ेगा घटेगा किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से बढ़ना नहीं चाहिए। वही चीज यहां पे बताया, ठीक है। देयरफॉर लेस क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट द सेम प्राइस। कम क्वांटिटी सप्लाइड किया जा सकता है, ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड किया जाता है सेम प्राइस में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा इसका जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। हाँ, वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस डायग्राम, ठीक है। नाउ कांस्टेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। कांस्टेंट मतलब क्या कर दिया, सेम कर दिया। कांस्टेंट मतलब क्या किया, सेम। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हुआ। कौन सा? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन करने का मेथड है ना, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना। नाउ देखो क्या लिखा है, इट इज अज्यूम दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। मतलब लॉ ऑफ सप्लाई ने मान लिया, क्या मान लिया, अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम किया कि जो मैं टेक्निक जो भी यूज कर रहा हूं प्रोडक्ट को बनाने का टेक्निक, चाहे लेटेस्ट ओल्ड मशीनरी यूज कर रहा हूं, जो भी मेथड यूज कर रहा हूं, वो मेरा मेथड क्या होगा, सेम ही रहेगा, उसका मेथड चेंज नहीं होगा, ठीक है। इंप्रूव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मेरे को आइडिया मिल गया और मैंने क्या किया, नया मशीनरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लगा दिया, ठीक है, या मेरा प्रोडक्शन करने का मेथड मैंने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। अब मैं ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगा तो मार्केट में अपने घर पे रखूंगा क्या, नहीं, मार्केट में बेचूंगा ना। मार्केट में जब बेचूंगा मतलब मार्केट में सप्लाई ज्यादा करूंगा। तो अब यहाँ पे सप्लाई ज्यादा हुआ किसकी वजह से, क्योंकि मैंने टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज किया। क्यों चेंज किया, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई की कांस्टेंट करो। क्या करो, कांस्टेंट करो। मतलब जो है अपना जो प्रोडक्शन का टेक्निक है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चेंज हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, इसकी वजह से सप्लाई भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या, लिख लो आप, कंडीशन ये है कि सप्लाई चेंज होना चाहिए किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से, बाकी फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसको क्या बोला, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखा है। ना एक पॉइंट और मैं एक्सप्लेन करता हूं, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। मतलब हमारा सीजन बोल रहा है भाई ठंडी का बारिश का मौसम है तो बारिश का मौसम ही चले, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। अगर ठंडी का मौसम है तो बोले ठंडी का मौसम चलने दो, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। भाई वेदर कंडीशन तो चेंज होगा ना, तो जब वेदर कंडीशन चेंज होगा तो प्रोडक्ट का सप्लाई भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो प्रोडक्ट का सप्लाई चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ कि सप्लाई चेंज होना चाहिए किसकी वजह से, प्राइस की वजह से चेंज होना चाहिए, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से चेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सप्लाई चेंज किसकी वजह से हुआ, वेदर कंडीशन की वजह से। इसीलिए क्या बनाया है, एजम्पशन बनाया है। क्या बनाया है, एजम्पशन बनाया है। क्या बनाया है कि नो चेंज इन वेदर कंडीशन, नो चेंज इन वेदर कंडीशन, इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन वेदर कंडीशन। अगर आप देखोगे सबके अंदर जो है ये पॉइंट लिखा है, तो ये आपका कीवर्ड हो गया। अगर आप ये पॉइंट लिख के अगर आप इतना भी एक्सप्लेन करोगे ना, तो भी आपका एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई गलत नहीं ज्यादा लिख पा रहे हो तो ये तो ट्रिक यूज करो, नो चेंज सबके अंदर। देखो यहाँ पे भी लिखा है, इट इज अज्यूम द ऑल्सो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। आप इतना लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। नहीं लिखने से बेटर तो इतना तो लिख के आएगा स्टूडेंट, तो मैं खुद बोर्ड का पेपर चेक करता हूँ, मार्क्स दूंगा यार, ठीक है। नाउ नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी क्या होना चाहिए, अगेन वही लिखा है, इट इज अज्यूम दैट गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी रिमेन अनचेंज। सिंपल एक्सप्लेनेशन, राइट। 4 पॉइंट हो गया। नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगेन लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। बस इतना लिखा इनफ है। मतलब लॉ ऑफ सप्लाई ने माना कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मुझे सीएसटी से लेके बदलापुर जाना है तो उसका कॉस्ट मुझे 40 रुपए लग रहा है तो मैं 40 रुपए ही कॉस्ट भरूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं भरूंगा। अगर मान लीजिए किसी दिन 50 रुपए लग रहा है तो मैं 50 रुपए नहीं भरूंगा, मैं 40 रुपए ही कंसिडर करूंगा। समझा कि नहीं समझा ऐसा।
मतलब मेरा माल अगर भिवंडी से जो है जा रहा है सीएसटी में, तो उसका कॉस्ट अगर मेरे 2,000 रुपये लग रहा है तो 2,000 रुपये मैं मानूंगा। अगर 3,000 लग गया कभी गलती से तो मैं कंसिडर करूंगा सिर्फ कितना सर, 2,000, क्योंकि मैंने वो मान लिया कि उसका कॉस्ट उतना ही होगा। अंडरस्टूड? सो आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी 5 पॉइंट अगर आप कर लियो दैट इज इनफ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में से या 4 मार्क्स का आएगा या कितने मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का आएगा। तो 8 मार्क्स में से एजम्पशन एक्सेप्शन दोनों लिखने होते हैं। 4 पॉइंट, 1 पॉइंट का 1 मार्क्स। ठीक है, तो 4 पॉइंट इनफ है, मैंने 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। ठीक है, चलो बाकी आप खुद से भी कर सकते हो, वो भी सेम है। प्राइस ऑफ रिमेन अनचेंज वही बोला है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स मतलब जो अपना सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, ये हो गया हमारा एजम्पशन। अब हम लोग डायग्राम बनाना थोड़ा सीख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे टेबल दिया है, डायग्राम स्केड्यूल्स, तो देखो यहाँ पे क्या बोला, प्राइस दिया है और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड दिया है। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस क्या है, कम है, सप्लाई क्या है, कम है। प्राइस देखो जब बढ़ गया प्राइस तो मेरा सप्लाई भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इतना समझने के बाद आपको ये टेबल समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे सप्लाई भी क्या हो गया, बढ़ गया। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देखो टेबल एक्सप्लेन द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दी प्राइस एंड क्वांटिटी। क्यों डायरेक्ट रिलेशन है? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 20, 30 और 40, 50। जब प्राइस राइज हुआ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, 50, 50 राइज हुआ, तो अब क्या हुआ, हमारा क्वांटिटी सप्लाई देखो, द सप्लाई ऑल्सो राइज फ्रॉम 100 से 200, 200 से 300, 300 4, 5। वही सेम चीज लिखा है यूनिट रिस्पेक्टिवली, मतलब वैसी सेम। जैसे 100 तो जैसे प्राइस बढ़ा 30, 40, 50, वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या बढ़ा, 100, 200, 300, 400, 500। उसी तरीके से एक्सप्लेन किया, इसी डायग्राम को एक्सप्लेन किया। अगर टेबल मान लीजिए कि सॉरी टेबल को देख के एक्सप्लेन किया, टेबल अगर आपको याद नहीं है तो बस आप ये ट्रिक याद रखिएगा, लोअर प्राइस लोअर सप्लाई, हायर प्राइस हायर सप्लाई। इसके जगह पे मैं आप एक दूसरा डायग्राम बना के ड्रॉ टेबल बना के बता सकता हूं। अब यहाँ पे मैं रख दिया मान लीजिए 2, 4, 1 मिनट, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 2 कर दिया, लेट्स से मैं 20 कर दिया, इसको जो है 40 कर दिया, इसको 60 कर दिया, इसको 80 कर दिया, इसको 100 कर दिया। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ा। टेबल आप खुद का कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, नंबर का जरूरी नहीं बुक का ही रहे। ठीक है, बट आप बुक का लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं ना, बुकिश होते हैं तो बुक से चेक करते हैं, तो वो पॉइंट सेम रहेगा, एक्सप्लेनेशन चेंज करो कोई प्रॉब्लम, पॉइंट सेम रहेगा तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, वो स्टूडेंट के लिए थोड़ा विन विन सिचुएशन हो जाता है। ठीक है, अब उसी चीज का अगर अपन डायग्राम निकालेंगे तो देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जगह है, लेट मी चेक, मैं कोई डायग्राम निकाल सकता हूँ, इसमें जगह निकालता हूँ, 1 मिनट। हाँ, इधर क्या भाई, जगह कहीं मिल जाए, चलो यहाँ पे जगह। नाउ यहाँ पे मैं डायग्राम निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। अगर आप वाई एक्सेस की बात करोगे तो ये क्या बताता है हमको, प्राइस बताता है। एक्स एक्सेस क्या बताता है हमको, क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्वांटिटी, यहाँ पे डिमांड में लिख रहा हूँ, डिमांड का याद आ रहा है, देखो डिमांड नहीं, यहाँ पे लिखेगा क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, नाउ अगर आप देखोगे इस टेबल के हिसाब से, मैं टेबल के हिसाब से देखो 10 से प्राइस चालू है 50 तक है, तो मैं क्या कहूँगा, प्राइस जो है 10 से 0, 10, 20, 30, 40, 50 तक ले लिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं देखूंगा क्वांटिटी सप्लाई 100 से 500, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई पहले क्या लूंगा 100, फिर 200, 300, 400, 500। ठीक है, अब देखो जब प्राइस कितना था, 10 रुपीज था, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये जो बताया आपको मैं, जब मेरा प्राइस कितना था क्वांटिटी सप्लाइड, जब प्राइस 10 रुपीज था, कितना था, जब प्राइस 10 रुपीज था, कितना क्वांटिटी सप्लाइड था, 100 था। देखो प्राइस कितना, 10 इधर है और 100 इधर है, ये दोनों पॉइंट एक मिल गया बराबर। इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। जब प्राइस 20 हुआ, कितना क्वांटिटी सप्लाइड हुआ, 200 हुआ। देखो जब प्राइस 20 हुआ तो कितना क्वांटिटी सप्लाइड, जब प्राइस 20 हुआ तो 200 क्वांटिटी सप्लाइड हुआ। उसी तरीके से जब प्राइस 30 हुआ तो 300 हुआ। वही सेम चीज डायग्राम में अपने को ड्रॉ करना है। जब 30 प्राइस हुआ तो कितना क्वांटिटी हुआ, 300 हुआ। जब प्राइस 400 हुआ तो कितना क्वांटिटी, 400 हुआ। 50 रुपीज प्राइस हुआ तो कितना हुआ, 500 हो गया, बराबर है ना। समझा कि नहीं समझा, राइट। तो ये पॉइंट, अब ये पॉइंट अगर हम सबको, ये पॉइंट को इधर से कभी मत ड्रॉ करना प्लीज। हाँ, जहां पॉइंट है ना वहां से थोड़ा सा लेके आप ऐसे क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। इसको हम लोग बोलते हैं एसएस कर्व। क्या बोलते हैं, एसएस। अब ये देखिए कर्व
करो क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कर क्या है, अपवर्ड करो है, क्या है, कर अपवर्ड करो, दिस इज देखो अपवर्ड, कहां से, राइट, ये मेरा क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट, देखो आप भी ऐसे डायग्राम वीडियो देख रहे होगे, तो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, तो लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेकिन कौन से कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड में हो रहा है क्या, नहीं, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो जो है लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो क्या है, अपवर्ड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो कर कैसे बनाना समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखना है, मान लीजिए अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पहला पॉइंट आप लिखोगे कि ये जो वाई एक्सेस है क्या बता रहा है, प्राइस बता रहा है, एक्स एक्सेस क्या बता रहा है, क्वांटिटी डिमांड बता रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो एसएस कर्व है, एसएस ये क्या है, सप्लाई कर्व बता रहा है, क्या बता रहा है, सप्लाई कर्व बता रहा है, लेकिन सप्लाई कर्व कौन सा हो रहा है, अपवर्ड है, क्या है, अपवर्ड है, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आप पहला और दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो वही सेम कहानी, कैसी कहानी, देखो आप देखोगे सेम कहानी की, जो एसएस कर्व देखो यहाँ पे कर्व बनाया है, देखो एक्सेस, एक मिनट, जैसे एग्जांपल के तौर पे इन फिगर फॉर्म में एक्स रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सेस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई कर्व जो है एसएस है, देखो यहाँ पे एसएस कर्व है सप्लाई, बरोबर, एसएस कर्व लिया है सप्लाई, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अपवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हैज अ पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, अगर ये नीचे आता तो निगेटिव हो जाता, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, इंडिकेट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, इसके लिए ऐसा आसान तरीके से तुम क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकता है। तो अभी तक तुमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई का इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, टेबल, अजम्पशंस, अब बचता है एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला आप पॉइंट, अगर आप एक्सेप्शन पढ़ रहे हो, ठीक है, लेबर सप्लाई का हम लोग लास्ट में करते हैं, पहला हम लोग एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है वो आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ पे करो क्या बना है, अपवर्ड बना है, क्या बना है, अपवर्ड बना है, लेकिन एक्सेप्शन के केस में, एक्सेप्शन के केस में करो क्या होता है, डाउनवर्ड बन जाता है, क्या बन जाता है, डाउनवर्ड बनता है। डाउनवर्ड क्यों बनता है, क्योंकि सप्लाई क्या बोलता है कि जब प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रहेगा तो सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सॉरी यहां पे उल्टा बना दिया मैंने, क्या बोलता है कि जब प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रहेगा तो मेरा सप्लाई भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और जब प्रोडक्ट का प्राइस कम रहेगा तो मेरा सप्लाई भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के केस में क्या होता है, प्राइस जब ज्यादा होता है तो सप्लाई कम हो जाता है, और जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये कौन सा रिलेशन है, लॉ ऑफ डिमांड का वीडियो जाके देख लेना, उसमें इनवर्स रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन में कर क्या होता है, डाउनवर्ड बन जाता है। तो ये एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन मतलब जो लॉ ऑफ सप्लाई पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि रूल क्या बोलता है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लेकिन एक्सेप्शन के केस में क्या हो रहा है, हायर द प्राइस लोअर द सप्लाई, डायरेक्ट रिलेशन से क्या हो जा रहा है, इनवर्स रिलेशन, इसीलिए क्या एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन टू दी लॉ ऑफ सप्लाई। पहला पॉइंट लेते हैं जो आपके लिए जो है पढ़ने के लिए, समझने के लिए इजी हो, ठीक है। अब यहां पे बोला एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स के केस में लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ सप्लाई क्यों नहीं एप्लीकेबल है, रीजन मैं बता रहा हूं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमारे कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड है, मॉनसून के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, मॉनसून, वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, वेदर कंडीशन, बारिश के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारे कंट्री के अंदर बारिश बहुत ज्यादा हो गया तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, हमारा प्रोडक्शन कम हो गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण हमारे कंट्री के अंदर राइस का प्रोडक्शन कम हो गया। अब जब प्रोडक्शन कम हो गया, मार्केट में रेट 100 रुपया 200 रुपया किलो बिक रहा है, तो क्या हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं क्या सर, नहीं बढ़ा सकते, क्यों, हमारा प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है ना। तो जब प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो मार्केट में प्राइस 200 रुपए का रेट चल रहा है, मतलब प्राइस बहुत हाई मिल रहा है, लेकिन अपन सप्लाई लेस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपना कंट्री में प्रोडक्शन हुआ ही नहीं ना बारिश की वजह से, ये बारिश बहुत ज्यादा हो गई उसकी वजह से। उल्टा ले लो, अगर बारिश नहीं हुआ तो भी अपना प्रोडक्शन नहीं हुआ तो अपना सप्लाई ज्यादा होगा क्या, नहीं, लेकिन मार्केट में लोग 400 रुपए देने के लिए रेडी है। तो बताओ अपोजिट हुआ कि नहीं, हायर प्राइस पे क्या होना चाहिए, हायर सप्लाई, लेकिन एग्रीकल्चर गुड्स में हायर प्राइस मिल रहा है लेकिन प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो सप्लाई किधर से करेगा, तो सप्लाई कम हो रहा है। तो यहाँ पे रूल फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हायर प्राइस पे क्या होना चाहिए सर, हायर प्राइस पे हायर सप्लाई होना चाहिए रूल के हिसाब से, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे हायर प्राइस पे मोर क्वांटिटी सप्लाइड नहीं हो रहा है, रीजन क्या बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ही नहीं हुआ अपना एग्रीकल्चर गुड्स का, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन नेचुरल कंडीशंस, मॉनसून, बहुत ज्यादा बारिश हो गया या कम बारिश हो गया उसके से प्रोडक्शन कम हुआ तो अपना सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इवन इफ सेलर इज गेटिंग हायर प्राइस, इवन ही कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई बिकॉज प्रोडक्शन इज ऑलरेडी लेस, राइट।
चलो अब अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं बुक में। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर गुड्स एज दे आर प्रोड्यूस इन द स्पेसिफिक सीजन्स एंड देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशन। इसीलिए क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई पे एप्लीकेबल नहीं है। मैंने पूरी कहानी बता दिया, बाकी बुक का भी आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, ठीक है। आगे लिखा है, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन वेदर कंडीशन इफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज लो देयर सप्लाई कैन नॉट इंक्रीज इवन एट हायर प्राइस। अभी आप मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट रील बना दूंगा, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट नहीं समझ में आया तभी हाँ ऐसे मत बोलना। चलो अगर समझ में आ गया तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना, प्यारा सा कमेंट, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट टाइम और अच्छे से मैं पढ़ाऊं, ठीक है। चलो नीड फॉर अर्जेंट कैश। अब ये जो नीड फॉर अर्जेंट कैश है ना, ये वाला भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है आप समझिए। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं एक सप्लायर हूँ, सेलर हूँ, मार्केट में अपना दुकान शॉप ओपन किया है, मैं मार्केट में सप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरे को अचानक से घर से कॉल आ गई, पैसे का इमरजेंसी है, तो मैं जो माल बेच रहा था वो 100 रुपए का रेट से बेच रहा था। कितने रुपए के रेट से बेच रहा था? 100 रुपए का। और जैसे ही मेरे को कॉल आया, मेरे को बोला भाई कैश की जरूरत है, तो अब मैंने क्या किया, वही जो 100 रुपए का माल था वो कितने में बेचने लग गया? 50 रुपए में बेचने लग गया। कितने में बेचने लग गया? 50। तो प्राइस मेरा क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन 50 रुपए में बेच रहा हूं तो सप्लाई क्या कर दिया मैंने? ज्यादा कर दिया। तो रूल के हिसाब से क्या बोलता है कि जब प्राइस लो हो तो सप्लाई भी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। लेकिन मैंने लो प्राइस कर दिया लेकिन सप्लाई बढ़ा दिया। रीजन क्यों? क्योंकि अर्जेंट फॉर कैश, मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट था, बहुत ज्यादा जरूरी था, इमरजेंसी था, ठीक है। If seller is in urgent need for hard cash, he may sell his product at which may even below the market price. मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस में क्या कर सकता है? वो प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? कैश चाहिए। क्या चाहिए? कैश, अर्जेंट बेसिस पे। तो बताओ लॉ ऑफ सप्लाई पे एप्लीकेबल हुआ सर? नहीं। क्यों नहीं एप्लीकेबल हुआ? क्योंकि लोअर प्राइस पे उसने क्या कर दिया? लोअर प्राइस पे क्या कर दिया? हायर सप्लाई कर दिया। रीजन क्यों? नीड फॉर अर्जेंट कैश। अब उसके बाद आता है पेरिशेबल गुड्स। अब अगर पेरिशेबल गुड्स का देखोगे, जो जल्दी खराब हो जाता है, जैसे मिल्क हो गया, पोटैटोस हो गया, फिश हो गया, है ना, ये सारे प्रोडक्ट जो जल्दी खराब हो जाने। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटी एज लोअर प्राइस। जब भी आप वेजिटेबल्स मार्केट में, फ्रूट मार्केट में जाते हो ना, तो जब दुकान मार्केट बंद होने वाला रहता है ना, तब जाने का। उधर अपने को सस्ता रेट में मिल जाएगा। जो चीज 20 रुपए का, 50 रुपए का मिलेगा ना, वो अपने को 5 रुपए में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट क्लोज करना होता है। सेलर को भी पता है अगर मैं ये वेजिटेबल्स लेके गया कल के दिन, टमाटर कल के दिन सड़ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? आज के दिन मैं सेल करता हूं। कोई भी लेने का बोले ले लो 20 का 4 किलो, 20 का 4 किलो, बरोबर है ना, भले मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकता है, तो इवन ही में सेल एट लेसर प्राइस, क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स है, ज्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस। टू अवॉइड द लॉसेस, देखो लिखा है टू अवॉइड द लॉसेस, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, एग एक्सेट्रा, ज्यादा टाइम तक वो स्टोर करके नहीं रख सकता। 1 रुपया कम रेट में जाता, बोल जाने दो भाई, कम से कम मेरा कॉस्ट तो बाहर आएगा, राइट। फिर से मैं वॉइस चेक कर रहा था, हाँ चल रहा है, बरोबर है, ठीक है। रेयर गुड्स, रेयर गुड्स मतलब जो जैसे मोनालिसा का पेंटिंग है, ऐसा गुड्स जो पूरे दुनिया में एक आधा दो, ठीक है। अब उसके लिए लोग 100 करोड़ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उसका सप्लाई अपन नहीं बढ़ा सकते ना, क्योंकि वो तो रेयर है ना। जैसे गोल्ड है, रेयर है, अपन नहीं इंक्रीज कर सकते सप्लाई, है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है? हायर प्राइस पे अपन सप्लाई क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटी है नहीं ना, रेयर है, बहुत कम है। देखो, द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। हम लोग इंक्रीज भी और डिक्रीज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डिमांड, डिमांड के हिसाब से। इवन इफ द प्राइस राइजेस, अगर प्राइस ज्यादा भी होता है, सप्लाई रिमेन्स अनचेंज, सप्लाई को अपन चेंज नहीं कर सकता, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, अनचेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग्स ऑफ ओल्ड कॉइन्स, एंटिक गुड्स, है ना। अब जब जाएंगे स्टोर में तो जो पुराने कॉइन्स होते हैं, है ना, उसको सप्लाई अपन इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो रेयर है ना, अंडरस्टूड। तो ये था एक्सेप्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया रहेगा। ये सप्लाई ऑफ लेबर जो है ना, आप कमेंट कीजिएगा, अगर मुझे 10-12 कमेंट दिखे इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि उसमें मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्योंकि ये 4 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। बट इसके लिए मुझे क्या चाहिए? अलग अलग लोगों का 10 कमेंट प्रॉपर अच्छे से चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, कर दूंगा। इतना 10 कमेंट है, आराम से इजीली कोई भी करवा सकता है। आपके 10 दोस्तों को बोलिए कमेंट करने के लिए, क्या करने का कमेंट कि सर ये सप्लाई ऑफ लेबर भी हमको एक्सप्लेन करो, तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो, ठीक है। और 100 लाइक्स होना चाहिए वीडियो के ऊपर, ठीक है। अगर ये दोनों टारगेट फिक्स करते हो तो मैं इसके ऊपर एक मस्त वाला मक्खन लगा के वीडियो ग्रिल करके बनाऊंगा, एकदम अच्छे से, तुरंत समझ में आएगा, ठीक है, सैंडविच की तरह। चलो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, एक मस्त वाला फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, और क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए।